अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद और आज हम आपको सबसे पहले तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक 3 रुकनी बेंच के सामने एक अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और उस पर समाअत भी हुई और नोटिस भी हो चुके हैं। मुकदमा है 9 मई के कुछ मुल्ज़िमान की ज़मानत का और उसके ऊपर आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिस बेंच में जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली शामिल हैं, उसने समाअत की है। और सबसे अहम बात यह है कि अब उन दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है पंजाब हुकूमत को और उसके साथ साथ कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, वो हम सोहेल रशीद साहब से पूछेंगे। सोहेल साहब, क्या इम्पेक्ट समझते हैं ये जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं, ये वो मुल्ज़िमान हैं जिनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं चल रहा? जी बिल्कुल, ये कुछ ऐसे मुल्ज़मान हैं, सारे तो देखें फ़ौजी अदालतों में नहीं दिए गए थे। ये वो हैं जो सिविल कोर्ट्स में मौजूद थे लेकिन अरेस्ट थे और इन पर दहशतगर्दी की दफ़ात भी हैं और ऐसी चीज़ें भी हैं 9 मई के ही। ये वो है जिन्होंने एहतजाज या किसी जगह पे कोई ऐसी जगह पे नहीं किया था जो कि ममनू प्लेस हो। बाज़ लोगों ने आम सड़कों पे एहतजाज किया था, निकले थे, जलाओ गिराव हुआ, वहाँ से गिरफ़्तार हुए, तो उन पर सिर्फ ATC की दफ़ात लगी हुई हैं। लेकिन अहम बात यह है कि अब ये 9 मई का जो मामला था किसी न किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना और खुलना शुरू हो गया है। 6 मुल्ज़मान की हद तक अगरचे खुला, लेकिन उसमें जब रिकॉर्ड मांगा गया है तो अब जो सिविलियन साइड पे कोर्ट्स में हो रहा है 9 मई के मुल्ज़मान का, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर चल पड़ा है। हालांकि जो दूसरा फ़ौजी अदालतों वाला है वो अलग से है, उसकी तारीख पता नहीं कब पढ़नी है। वो जस्टिसदार तारिक मसूद साहब पे एतराज़ हुआ, वो बेंच से अलग हुए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से भी अब अलग हो चुके हैं, लेकिन वो केस दोबारा लगा नहीं है। लार्जर बेंच स्टे देकर वो रिटायर हो गए हैं, स्टे देने के बाद वो रिटायर होकर जा चुके हैं। अब उस पर दोबारा बेंच बनना है, उस पर समाअत होनी है। लेकिन जो सिविल अदालतों में 9 मई वाले मुल्ज़मान हैं जिनका दावा यह है कि वो PTI से ताल्लुक़ नहीं रखते और उनको बिला वजह तंग किया गया और अरेस्ट कर लिया गया है, अब उनका रिकॉर्ड मंगाया गया है कि इनको किस बुनियाद पे। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने ये रिमार्क ज़रूर दी है कि CCTV फुटेजेस देख कर सारी गिरफ्तारियाँ हुई थी, लेकिन अब जब रिकॉर्ड पंजाब हुकूमत पहुँचाएगी तो उसमें पता चलेगा कि इन मुल्ज़मान का किरदार क्या था। क्योंकि उन्होंने तो मोबाइल फ़ोन्स का भी पूछा है, क्या वो रिकवर हुए हैं? जी 102-3 मुल्ज़मान ही फ़ौजी अदालतों में गए थे, तो एहतजाज तो पूरे मुल्क में हुआ था, तो बाकी सारे सिविल कोर्ट्स वाले ही हैं, तो उनका मामला भी अहम है। क्योंकि अगर सिविल कोर्ट्स का मामला सिविल कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा तो 9 मई के काफ़ी सारे हक़ाइक़ और मेरिट्स डिस्कस होंगे, रिकॉर्ड पे लाए जाएंगे, उसमें मुल्ज़मान को रिलीफ भी मिलेगा और वो फैसले जो होंगे सुलझने की तरफ जाएगी। ज़मानतों के जो फैसले होंगे वो फिर प्रेसिडेंट भी बनेंगे, दीगर मुल्ज़मान के लिए भी उसमें शायद कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स। यहाँ आपको पता है एक बेल केस में बाज़ नैब केसेस में ऐसे तफसीली फ़ैसले आते रहे सुप्रीम कोर्ट के कि जिसने नैब को पूरी तरह बैक फुट पे धकेल दिया था। तो ऐसे ही अगर मुल्ज़मान के बेल केसेस में वैसी कोई ऑब्जर्वेशंस किसी बेंच से, किसी जज की जानिब से लिख दी गई तो उसके बाद सूरत हाल काफ़ी जो है ना नॉर्मलाइज होनी शुरू हो सकती है। आज कुछ ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने ये इस्तफसार किया कि वाक़या 9 मई का है, FIR 10 मई को हो रही है। और इसी तरह जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि कोई ऐसी दफ़ा है जो नहीं भी लगाई गई इन लोगों के ऊपर, क्या इनके ऊपर दहशतगर्दी की भी दफ़ात लगाई गई हैं? तो बताया गया जी बिल्कुल वो भी लगाई गई हैं। तो जो जजेस की ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो भी इस पर अब काफ़ी ज़्यादा एक दफ़ा उन्हें भी हैरानगी हुई है कि, और बताया ये गया है वकला की जानिब से कि ये किसी सियासी जमात के कारकुनान नहीं है, ये आम दुकानदार हैं और जो 5 लोग 6 लोग। उस दिन सारे सियासी जमात के लोग ही नहीं निकले थे, बिल्कुल ठीक है, उस दिन काफ़ी सारे लोग यूं भी निकल आए थे, तो उन लोगों के ऊपर भी पर्चे कटे हुए हैं। जो आप कह सकते हैं कि हम जमात के मेंबरान नहीं हैं, मेंबरशिप नहीं ली होती, लेकिन बंदा अंदर से बाज़ किसी को पसंद कर रहा होता है। और एक चीज़ हो रही है, आपको अगर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यार ये मेरे नज़र में गलत हो रही है, तो मैं उसको रोकने के लिए कोशिश तो करूँगा अपने तौर पर जितनी मैं कर सकता हूँ। जी, इस तरह लोग निकल आते हैं, लेकिन रोकने का बहरहाल जो है तरीक़ाकार तो और होता है, लेकिन उस वक्त लोगों ने अपना गम और गुस्सा जाहिर किया था। जिस तरह के विजुअल सामने आए थे इमरान खान की गिरफ्तारी के, उस पर एहतजाज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुआ था, वकला ने वहीं पे जो है ना वो शोर शराबा शुरू कर दिया था। मैं उस दिन वहीं पर मौजूद था और मैं अभी भी यकजा करने की कोशिश करता रहता हूँ कि असल में उस दिन वाक़या था। अच्छा चलें नाज़रीन, ये आपको 9 मई के हवाले से तो हमने आगाह कर दिया। उसके अलावा आज अदालती महाज पर कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं असद अली तूर साहब की, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आज एक ख़ातून जज ने जो कर दिखाया है वो क्यों कर हमारे जो बड़े बड़े
सीनियर जजेज़ हैं वो नहीं कर पाते, उस पर भी बात करेंगे। मगर पहले असद अली तूर साहब का सर, आपको मालूम है आज एक दरख्वास्त ज़मानत जो थी बाद अज़ गिरफ़्तारी, जो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आपके पुराने देरीना साथी आमिर फ़ारूक साहब के सामने लगी हुई थी। और वहाँ पर जब समाअत हुई है, चलें पहले मैं बताता हूँ उसमें ऑर्डर क्या हुआ है। ऑर्डर ये हुआ है कि अब आमिर फ़ारूक साहब ने, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जज हुमायूं दिलावर जो स्पेशल ड्यूटी जज हैं, क्या उनको कहते हैं, सेंट्रल, उनको ये हिदायत कर दी है, हुक्म दे दिया है कि वो कल यानी हफ्ते के रोज़ असद अली तूर साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करें और कल ही फ़ैसला भी करें। जबकि दूसरी जानिब जज हुमायूं दिलावर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ समाअत महज इसलिए मुलतवी कर दी थी पीर तक कि जो तफ्तीशी अफसर हैं वो मौजूद नहीं थे और उनकी जानिब से वक्त मांगा गया था। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा सोहेल रशीद साहब, क्योंकि कम हमें मिलते हैं, हाई कोर्ट में इन्होंने बड़ा अरसा गुजारा है। सर, मैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और वहाँ पर मैंने आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट में मुख्तलिफ़ मुकदमात को सुना। एक तो वहाँ पर चलें आवाज़ का मसला है वो इंतज़ामी सतह पर, दूसरा ये मुझे बताएं कि आमिर फ़ारूक साहब चीफ़ जस्टिस हैं एक आला अदालत के, वो ऑर्डर क्यों नहीं वाज़े डिक्टेट करवाते कमरा अदालत के अंदर? हम वहाँ पर खड़े हैं, समाअत हो रही है और उनकी अव्वल तो हमें आवाज़ समझ में नहीं आ रही और उसके बाद जब बात समझ में आ रही है वो ऑर्डर नहीं लिखवा रहे, वो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, देखें हम जो कर सकते हैं वो कर देंगे। तो कमरा अदालत में अमूमन ये प्रैक्टिस है कि जजेस वहाँ पर ही ऑर्डर डिक्टेट करवाएं। देखें, वो तो हम जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर बाद में आते हैं, लेकिन आपने चूँकि मुझे हाई कोर्ट में रख के तो ऑडियो का मसला उठाया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वहाँ ऑडियो का मसला है यार? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ऑडियो या हमारे कान ट्यून्ड हो गए हैं, ये भी वजह हो सकती है। तो वो डेस्क के ऊपर कान रख के सुनना पड़ता है, वहाँ पे तो फिर स्पीकर लग गए हुए हैं, ठीक है, कोई मामूली हो गया होगा, लेकिन वहाँ पे बहरहाल अब बैठने की वसी जगह है, खुला एक सिस्टम, बिल्डिंग के ऊपर कम अज़ कम हम, और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जो है ना अदालत, उसके ऊपर लाइट ऑफ जस्टिस भी है। लाइट ऑफ जस्टिस एक गुंबद है, वहाँ पे बनाया गया था इस कॉन्सेप्ट के तहत, और उसके अंदर से ना कुदरती रोशनी भी आती है, लेकिन उसको तो कवर कर दिया सर, ठीक है, लगा दिया। बस वो गर्मी आ रही है ना, तो रमज़ान भी है तो ऊपर से धूप तो नहीं आनी चाहिए ना, ठीक है, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, बाज़ फिर एसी चलाने पड़ते हैं बिला ज़रूरत। खैर, अब आते हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर। आपने कहा कि वो वाज़े ऑर्डर नहीं करते, तो उनको इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कमरा अदालत में बैठे हुए लोग जो समझ रहे होते हैं कि अभी हाँ या ना में ऑर्डर आ जाएगा, हाँ या ना नहीं होती वहाँ पे वो क्रिस्प ही नहीं होता कि जो हेडलाइन हर बार बन सके। वो केस सुनते हैं और वो चैम्बर में चले जाते हैं, और उसके बाद एक सिचुएशन वहाँ पे होती है कि सारे लोग घरों को चले जाते हैं, इसका केस होता है वो भी चला जाता है, साफ़ी बेचारे कमरा नहीं छोड़ रहे होते कि क्या पता किस टाइम यहाँ पे कोई फ़ैसला निकल आए या ऑर्डर आ जाए। तो वो बेचारे, उनके रीडर हैं नूर साहब, बेचारे तो नहीं है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे खासी हैं, ठीक है, उनके पीछे हम पड़े रहते थे, और अब भी यही सिचुएशन होती है कि कब आएगा ऑर्डर, कब आएगा ऑर्डर, कब आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि वो नूर साहब ही आके बता देते हैं कि ये फ़ैसला है, और उसको फ़ैसला समझा जाता है, ठीक है। तो नूर साहब की हर आनी जानी के ऊपर ना भाग के उनके पास जाना पड़ता है कि क्या हुआ है। तो कभी कभी वो 9 मई को भी इमरान खान की गिरफ़्तारी को जो है ना कहा गया था, जिसमें कि गिरफ़्तारी कानूनी है, वो भी नूर साहब ने आके पढ़ के बताया था फ़ैसला, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आके नहीं सुनाया था। अच्छा, वो ये होता है कि उनका कहना यह है, अपना उनका मौक़िफ़ ये है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का कि बाई बुक चलता हूँ मैं क्रिस्प नहीं दे सकता, ठीक है, और जहाँ पे बुक मुझे बाउंड करती है मैं उसी पे स्ट्रिक्ट रहता हूँ, उससे बाहर में नहीं जाता। और बुक में से ढूंढ के भी वो बाज़ दफ़ा निकालते हैं कि अगर कोई चीज़ है तो वो मुख्तलिफ़ लोगों के हिस्से में डाल देंगे, रिमांड बैक कर देंगे, जिसका काम होगा उसके पास भिजवा देंगे, उसे कह देंगे कि इसको दोबारा सुन ले। ख़ुद कभी उसके ऊपर, हालांकि वो अपील की जो रिस्ट्रिक्शन में बाज़ सुन रहे होते हैं केस, वो कहते हैं ओहो ये तो इसने जज ने ठीक किया ही नहीं हुआ, इसको हम वापस भेज देते हैं कि इसमें ये पॉइंट्स भी देख ले। मैं आपको मिसाल देता हूँ, नैब के 2 साबिक अफसरान थे, ये आम केस, अब इसमें सियासी नोयत नहीं है, उनको बरतरफ करके उनके ऊपर नैब ने खुद रेफरेंस दायर किया हुआ था कि इन्होंने अपने उसकी खिलाफ वर्जी की है, इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है। वो उनकी अपील आ गई इनके पास केस की, तो इन्होंने पूरी सुनी और एंड पे कहा जी कि अच्छा ठीक है, ये वो बाहर निकले, वकील ने उन्हें जफियाँ भी दे ली जी कि आप बरी हो गए हैं, ठीक है, और वो घरों को चले गए। तो पीछे मैंने ऑर्डर देखा तो उसमें रिमांड बैक किया गया हुआ था, और वो
भेजा गया हुआ था वापस ट्रायल कोर्ट को और नैब दोनों को। नैब को कहा गया था कि आपकी एक शिक कहती है कि आपके अफसर के ऊपर आप बाद में कार्रवाई नहीं कर सकते, आप उसे मार्जिन देंगे, तो इनके खिलाफ क्यों हुई, इसके तहत देख के आप ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएंगे तो फिर ऊपर आएगा। तो मामला दोबारा खुल के सारे फोरम्स पे चला गया। उन बेचारों के साथ वही हुआ जो नवाज शरीफ लोगों के साथ हुआ था पनामा में, मिठाइयाँ पहले खा ली, फैसला बाद में समझ में आया। तो इस तरह के वाक़यात वहाँ पे अक्सर होते रहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास कई बार तोशाखाना जो प्राइवेट कंप्लेंट थी इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद, वो जज मयूद दिलावर वाला कई बार आया जी कि ये वायलेशन हो रही है, और इतनी बार बड़ी क्लियर वायलेशन थी कि हमें लगता था कि शायद ये ट्रायल ही ना सेट असाइड कर देंगे कि ये केस ही नहीं बनता। उन्होंने हर बार वापस जज मयूद दिलावर को भेजा कि दोबारा एक दिन फिर उसने फैसला कर दिया। इन्हें उन पर पूरा यकीन था कि बड़े काबिल हैं, वो ठीक कर ही लेंगे आखिरकार। तो ये वहाँ पे होता है, वो कहते हैं बाई बुक चलता हूँ मैं। सर देखें ना, ये मुझे मंतक तो मुझे समझ में नहीं आती। अगर वो बाई बुक चलते हैं तो क्या बाकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस बाई बुक नहीं चलते और वो टिकट्स बनवाते हैं अपने ऑर्डर्स में? नहीं, बाकी सर शायद वो समझते होंगे बाकी जो है ना बुक में से गुंजाइश निकालते हैं सर, और चीज़ कम से कम में जाते हैं, जो चीज़ सामने होनी चाहिए। आमिर फ़ारूक कहते हैं कि वसीदार मफाद ये है कि बुक के ऊपर रहा जाए, दूसरी तरफ मुल्क में आग लगी है तो लगी रहे। 9 मई को अगर जो ही गिरफ्तारी हुई थी, इनको पता चल गया था, ये कमरा अदालत में आ गए थे और इन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए थे। इन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर को बुलाना पड़ा, बुलाऊंगा, ये क्या हुआ है। बाद वो केस कहाँ गया? सुने ना, तो हम सारे यूँ थे जी कि अभी ये अगली बात में कहेंगे कि अक्यूज़ मेरी अदालत में आ रहा था, चूँकि उसकी डेट फिक्स थी, उसे पेश करो। और पीटीआई के वकला कहने भी शुरू के पेश। उन्होंने ये ऑर्डर ही नहीं किया। उन्होंने रिपोर्ट्स मांग ली, इमरान खान नैब पहुँच गए, वकला आगे मुतलका सामने, और वो केस इस तरह चल पड़ा जी कि आप गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं। ये गुत्थी सुलझना शुरू हो गई वहाँ पे। पूरे मुल्क में लोग निकल आए, उस पर एहतजाज शुरू हो गए। 9 मई हो रहा, होता गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रात को जाके गुत्थी निकाली जी कि गिरफ्तारी भी कानूनी है, ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी कानूनी है, और साथ ये कहा कि गिरफ्तारी गलत हुई, तरीक़ेकार गलत अपनाया गया। आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया, ठीक है, कि जी ये तरीक़ाकार नहीं था गिरफ्तारी का, जब आप कन्विंस हैं कि ये तरीक़ाकार नहीं था। एक बंदे ने आपकी अदालत में पेश होना था। अच्छा, फिर उस दिन इमरान खान की तरफ से उस केस में कोई पेश भी नहीं हुआ जिस केस के लिए उन्होंने पेश होना था। खुद से उनकी बेल एक्सटेंड भी कर दी उस केस में, जिस दूसरे केस में उन्होंने पेश होना था बेल के लिए। तो इन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को बुला लिया, नैब को बुला लिया, ठीक है। अच्छा, नैब से पूछा गया जी कि आपके तफ्तीशी ने अरेस्ट किया। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारा तफ्तीशी तो पीछे बेला रोड पे था, ठीक है ना, हाई कोर्ट के पीछे। उस वक्त G10 में हाई कोर्ट थी, उसके पीछे बेला रोड है जो G10 मरकज़ की तरफ जाती है। कहा जी कि नहीं, वो बेला रोड पे था। अच्छा, फिर वजारत दाखिला के हुकाम को बुलाया गया कि जी क्या हुआ था। नैब ने कहा जी कि हमने ना अरेस्ट के लिए वजारत दाखिला को बोला था। तो वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी थे या कौन थे, मुझे देखना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा जी कि नैब ने कहा था कि इनको हमने रिटर्न भेजा था। उनसे जब पूछा गया कि आपको रिटर्न आई थी नैब की रिक्वेस्ट कि आप अरेस्ट करवा के दें, उन्होंने कहा पता नहीं, मैं देखूंगा, शायद मेरे टेबल पे हो। अच्छा, ये उनको पता ही नहीं था, ये कंडक्ट है, उनको पता ही नहीं था। जब उन्होंने देखा कि मामला तो फंस गया है, आईजी इस्लामाबाद पीछे खड़े थे, ये भाग के आ गया है ना रास्ता बनाते। उन्होंने कहा सर मैं इसको सुपरवाइज़ कर रहा था और बिल्कुल ये हमने अरेस्ट कराया है, रेंजर मेरे अंडर ऑपरेट कर रही थी, उन्होंने ये अरेस्ट करवाया है, ठीक है जी, और मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ और मुझे सारे नॉलेज में था और सुबह से हम ये ऑपरेशन देख रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा, तो आपने किया है जी? तो उन्होंने कहा देख लेना। उन्होंने कहा जी मैंने किया है। उन्होंने फिर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस थमाया कि आपने अंदर से गिरफ्तारी क्यों की है, ठीक है। अब एक गैर कानूनी गिरफ्तारी तरीक़ाकार उसी वक्त चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक मान रहे थे कि, लेकिन साथ ऑर्डर में लिखा कि अरेस्ट कानूनी है क्योंकि नैब ने वारंट किए हुए थे, जब उसकी एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है। अच्छा, फिर बाद में उसी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस चला गया, अदालतों के अंदर से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और इस्लामाबाद पुलिस ने अब SOPs बना के जारी वहाँ पे जमा करवाए हुए हैं उसके बाद कि जी अंदर से गिरफ्तारी आइंदा नहीं होगी। मतलब पुलिस खुद मान रही है उसी IG के अंदर से गिरफ्तारी नहीं बनती थी। तो जिस तरह से वो किया गया, उस कंडक्ट के ऊपर पूरा 9 मई रुनमा हो चुका था। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ऑर्डर जो है वो किया, वो बाई बुक, कहीं चैलेंज भी नहीं हुआ सर, कहीं चैलेंज नहीं हुआ वो ऑर्डर, ठीक है, वो ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़रूर जो है ना 11 मई को टेकअप हुआ था। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का जो है ना, नहीं वो ख्वाजा अरस गालिबन उसी के खिलाफ यहाँ पे आए थे, या सुप्रीम कोर्ट ने खुद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने टेकअप किया था।
एक मामला यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर एक गिरफ्तारी हुई नहीं, थी। उसको छोड़ें, इमरान खान वाला मामला यहाँ पे वो कैसे यहाँ पर टेकअप 11 हुआ को था? हुआ था, टेकअप हुआ। कैसे टेकअप हुआ था? वो गालिबन हुआ था सर, ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट आए थे या नहीं, ये पीटीआई के लोग, ख्वाजा हारिस ही थे उस वक्त, वकील थे उनके, उन्होंने यहाँ पर दरख्वास्त दायर की थी और फौरी तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उन्हें तलब कर लिया था और इमरान खान साहब को भी पेश करने का कहा गया पेश करने का कह दिया था। बस वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद यहाँ पे आए, उसी के बाद उन्होंने फिर बाज़ाब्ता तौर पर ये तय कर दिया था कि जुरिसडिक्शन से और आते से नहीं हो सकता। अब पोजीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दिया था कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी थी और क्लॉक रिवर्स करके उनको दोबारा हाईकोर्ट पेश करने का और उनकी बेल हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक तरीकाकार किया था, कन्विंस थे कि गलत है। काम आमिर फारूक साहब को करना चाहिए था वो बंदयाल साहब ने किया था, लुबे लुबाब ये है। हाँ, तो अब ये रूल बन चुका है और उससे पहले भी था कि अदालतों के अंदर गिरफ्तारी नहीं होगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो बाहर नैब ने अरेस्ट किया था B4U के हाँ जी मालिक थे सैफुर रहमान नियाजी, उनको अरेस्ट किया था नैब ने बाहर से। तो खोसा साहब उनके वकील थे और अंदर चले गए थे और उन्होंने वो गिरफ्तारी भी रिवर्स कराई थी और नैब वालों ने माफ़ियाँ मांगी थी, इरफान मंगी साहब ने और दीगर ने, कि जी हमने गलत अरेस्ट किया है। तो ये चीज़ें उससे पहले हो चुकी हुई थी। कहने का मतलब ये, हम मुद्दा और तरफ चला गया, हम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को डिस्कस कर रहे थे कि वो कहते हैं जी कि बाई बुक रहना है, मैंने आपने जो करना है करना है। फैसल वापडा का केस उन्होंने 1 साल पास रखा था और जब बुक से रास्ता निकला कि फैसल वापडा ने वो सीट छोड़ दी, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रिमांड कर दिया था कि अब इलेक्शन कमीशन देख ले कि इन्होंने अपना बयान एल्फी ठीक जमा कराया था या नहीं कराया था। तो इस तरह वो रिमांड बैक आम लोगों के केस भी करते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो हाई प्रोफाइल ही करते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर मैं चूँकि कवर किया, मैं आपको ये बात कन्फर्म कर सकता हूँ कि वो आम केसेस में भी ऐसा करते हैं। वो मतलब हाजी अल्लाह केस में भी इस तरह की। लेकिन अब देखें ना, असद अली तूर साहब की हम बात कर रहे हैं, उनका केस है, उन्हीं का एक और केस है जो उनको गिरफ्तार करने से 3 घंटे पहले उन्होंने यहाँ पर दरख्वास्त दायर की थी प्रोटेक्टिव बेल की, उसके ऊपर फैसला महफूज है। प्रोटेक्टेड बेल नहीं थी, उन्होंने नोटिस को चैलेंज किया था। नहीं, चैलेंज भी किया था, साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उनको अरेस्ट न किया जाए। उस पर इन्होंने ये ऑर्डर कर दिया था बुरी तौर पर कि उन्होंने कहा था कि जी हरासा ना करें, ये ऑर्डर किया था, हरासा ना करें, गिरफ्तारी के हवाले से नहीं किया था। जब असद तूर साहब वहाँ से निकले ना हाई कोर्ट से, तो मैं हाई कोर्ट में एंटर हो रहा था, तो जब FIA पेश होने जा रहे थे तो मुझसे वो मिले थे, बहुत तेज़ी में थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ यहाँ, तो उन्होंने कहा जी इस तरह पिटीशन थी, तो उन्होंने कहा कि FIA के सामने पेश हो जाएं और कहा कि हरासा ना करें। ठीक है, लेकिन अब देखिए उसी केस के अंदर इन्होंने मजीद भी 1-2 प्लीट बाद में की। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, रुजू किया इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन्होंने उस पर फैसला महफूज किया। आज असद अली तूर साहब की कल हुई दरख्वास्त पर फैसला बता देता हूँ। इससे पहले चीफ जस्टिस सदर में थे ना, उनके नोटिस में जब इस तरह की चीज़ आ जाती थी, ये चीज़ गैर कानूनी हो रही है, इसका जवाब नहीं है और इस पर किसी को अरेस्ट, वो उसको वहीं रोक देते थे। आज समन रिफत साहिबा, आज समन रिफत साहिबा, 1 मिनट रुके ना ज़रा, मुझे पहले कन्विंस करें, उसके बाद मैं आप मुदाखलत नहीं करूँगा। लोग आगे शर्मिंदा होते थे क्योंकि कोई जवाब नहीं होता था। आगे FIA कभी कहती हम ये इंक्वायरी बंद कर रहे हैं, कभी नैब आई कहती ये तो केस ही हम वापस ले रहे हैं, हम तो इसका ही चेंज कर रहे हैं, बड़ी गलती हो गई जी। ये मामलात मैंने देखे हैं वहाँ पे कि जब गलती आ जाती थी तो सारों को बुला के मनवा लेते थे कि गलती है। जैसे उसने यहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने FIA से पूछ लिया कि बताएं जी हमने कोई कंप्लेन किया आपको सहाफ़ियों के नोटिस, चुप। बताएं कोई रजिस्ट्रार ने कंप्लेन की है, चुप। उन्होंने कहा क्यों ना आपके खिलाफ हम तो इन अदालत की कार्रवाई करें कि हमारे नाम पे आप सहाफ़ियों को नोटिस जारी करते फिर रहे हैं। अब यहाँ तक इनके नॉलेज में भी आ गया था ना, और FIA ने मान लिया, अटॉर्नी जनरल ने मान लिया कि दफ़ात ही गलत हैं। जब सारी चीज़ें सरफेस हो गई थी, उसके बाद जस्टिस सतर मिनल्ला का असलूब यह था कि फिर वो उसे केस को आगे चलने नहीं देते थे कि बंदा सफ़र नहीं करेगा मज़ीद। सारे जब तय है कि एक चीज़ पे मान चुके हैं कि ये बात गलत है, यहाँ पे उस दिन ये हुआ कि ये केस चला, बड़ी ऑब्जर्वेशंस भी आ गई, रिमार्क्स भी आ गए, लेकिन असद तूर आज भी अंदर है। ठीक है, ऑर्डर भी आ गया जी, अटॉर्नी जनरल खुद ग्रेस दिखाएं। वो ग्रेस के बाद भी आज कितना रमज़ान है, 4था रमज़ान है, और एक बंदा जेल में बैठा हुआ है जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मान चुका है कि दफ़ात गलत हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मान चुका है कि दफ़ात गलत हैं, ऑर्डर में लिख दिया गया कि ये दफ़ात जो है। आमिर फारूक साहब कहते हैं कि हम कानून के दायरे में रहकर लेकिन बंदा अंदर बैठा हुआ है जी 4 दिन, उसकी ज़िंदगी के ये 4 दिन 4 रोज़े कोई वापस कर सकता है। सर, आमिर फारूक साहब की आज की ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने ईमान मज़ारी साहिबा को कहा है कि एंग्जाइटी जो है ना वो अच्छी नहीं है, उसको ख़ुद पर गालिब ना होने दें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो गलत अगर हुआ भी है तो उसको सही भी हम
आइन और कानून के दायरे में रहकर करेंगे। तो अब वो कब सही होगा ये तो मालूम हो। कानून का दायरा कहाँ रोकता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ही सारों को बुला के ये ना कहें कि यार ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, हम भी तो यही कह रहे हैं ना सर, आप ही तो कह रहे हैं वो आज ही अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ ना कि बुक में जो चीज़ नहीं लिखी हुई ना वो आप बुक को सलामत रखने के लिए कर सकते हैं ना। मुझे वो बुक ढूंढ के लाते हैं, वो किस बुक के में ये तो लिखा हुआ है ना कि आप किसी के आईनी हकूक पामाल नहीं होने देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो जब आपके सामने एक चीज़ आ गई कि यार चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कह दिया कि दफात गलत है, आर्डर में भी लिख दिया है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी मान रहा है, FIA भी वहाँ कोई जवाब नहीं दे सकी, यहाँ भी कोई नहीं दे पा रही और बंदा गिरफ्तार भी है, तो आप आज जज के दस्तियाबी साहब को आगाह भी कर दिया कि बैठे हुए हैं, आप आज ही फौरी आर्डर करें यार कि ये केस आज सुना जाए और इसको आज डिसाइड किया जाए। बंदा अगर गलत गिरफ्तार है तो उसको मज़ीद गिरफ्तार नहीं रहना चाहिए, ये ऑर्डर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर भी क्यों नहीं हुआ। चलें, अभी एक दो चीज़ें और भी थी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो काफ़ी तवील होगी है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। जो खातून जज की बात मैं कर रहा था वो हम कर लेते हैं, क्योंकि समन रिफत साहिबा एक खातून जज हैं यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इनका जो कमरा अदालत है वो आमिर फ़ारूक साहब की अदालत से एक फ्लोर नीचे, वहाँ पर बैठकर उन्होंने आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तौहीन अदालत की उस दरख्वास्त पर समाअत की है जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दायर की थी। उस फैसले पर अमल दरामद न होने के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रफ़त ने किया था, ये किस मेरे ख़्याल से ग़ालिबन जो एजाज़ इसहाक़ साहब हैं उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए अडयाला जेल के अंदर। ये ऑर्डर लेकर गए, बावजूद इसके मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। आज समन रिफत साहिबा ने कहा कि क्यों कर मुलाकात नहीं करवाई गई जब हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है, और साथ साथ वो ये भी कह रही हैं जब आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो क्या सिक्योरिटी ख़दशात की बुनियाद पर आप अदालतों को भी बंद कर देंगे? अगर सिक्योरिटी के ख़दशात हैं तो आप चेकिंग करें और इनको अंदर जाने दें, या तो ये कोई टेररिस्ट हों, ये आम शहरी हैं पाकिस्तान के और नामी गिरामी लोग हैं, तो क्यों नहीं आप लोग इनमें। तो मैं ये सर एक फ़र्क ड्रॉ कर रहा था कि एक तरफ हमारे आमिर फ़ारूक साहब हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की अदालत के नीचे के कुछ जूनियर जजेज़ हैं, उनका असलूब ये है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर जजेस काफ़ी, अब जस्टिस बाबर सत्तार तो वहाँ पे तौहीन अदालत में सज़ा सुना चुके हैं DC को कि क्यों ये सब कुछ हुआ है। तो वहाँ पे जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, एजाज इसहाक़ खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर, आप इन सारे जजेस के ऊपर ना इनकी इंटीग्रिटी, इनकी ऊपर विदाउट एनी क्वेश्चन है कि उनके ऊपर कोई बंदा ये कहे कि उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, ठीक है, कि वो फ़ैसला जो है ना देने में कोई हिचकिचाहट का मुजाहरा करें, ऐसा नहीं होता। उन्होंने जब जज अबू हसनात जुल्करनैन साहब को ज़रा उनकी वजाहत मांगी हुई है, 2 दिन हो गए और वो छुट्टियों पर चले गए हैं कि उन्होंने ओपन कोर्ट में कहीं एक ज़मानतें दी हैं सारी, हाँ वो आमिर मुग़ल साहब को, और बाद में एक में उन्होंने जो है ना कैंसिल भी की हुई है ग़ालिबन, या कुछ इस तरह का ऑर्डर है एडवर्स। तो उसमें प्रोसिक्यूशन भी हाई कोर्ट कह रही है कि नहीं ये तो सारी ज़मानतें हुई थी, ठीक है। तो इस तरह के कंडक्ट भी वो वहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ आपको कि अच्छी उम्मीद रखा करें, वहाँ से कभी भी कोई भी ऑर्डर जो है ना इस तरह का। कमरा अदालत नंबर 1 से या बाकी आप कमरा अदालत नंबर 1 से भी खुशगुमानी की हद तक रख सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे भी वो अकेले बैठ के तो फैसले नहीं करेंगे, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करेंगे कि जो साथ डिवीजन बेंच भी होगा, दूसरे जज की भी ज़रूरत होती है। तो कई सारे ऐसे मामलात हैं जो बहरहाल आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की हद तक आप यही एक्सपेक्ट किया करें कि आपको हेडलाइन नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। नाज़रीन, आपने सुना सोहेल रशीद साहब को, ये मुख्तलिफ़ पहलू हैं आज इन पर हमने रोशनी डाली है। कुछ मज़ीद भी बातें हैं, ख़बरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से इतना ही। मुझे सोहेल रशीद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।